नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक से पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। तो धनराज पिल्लई के बारे में आपने सुन रखा होगा, जो कि हॉकी के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो देखिए, हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है कि विनीता पांडे जो थी, उन्होंने एक उनका इंटरव्यू लिया। साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू लिया। तो उसी का ये भाग हमारी पुस्तक में दिया गया है, जो हम पढ़ते हैं। विनीता खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टदायक रहा है, कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तो विनीता जी प्रश्न पूछती हैं धनराज जी से कि खिड़की जो पुणे में स्थान है, खिड़की, वहाँ की तंग गलियों से निकलकर जहाँ अब धनराज पिल्लई जो रह रहे हैं, मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स, जो एक बहुत प्रसिद्ध जगह है। तो उन्होंने पूछा है कि वहाँ से, खिड़की से वहाँ तक जहाँ अब आप हो, वहाँ तक का आपका सफ़र कष्ट साध्य रहा होगा, उसके बारे में वो उनसे पूछते हैं। तो धनराज बताते हैं बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक लग हुआ। वह हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए मैंने अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर मैं काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो उन्होंने, धनराज जी ने बताया कि उनका जो बचपन का समय था वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था और वे बहुत गरीब थे। उन्होंने अपना गरीबी का समय व्यतीत किया और उनको अपने बड़े भाइयों को देखकर हॉकी खेलने का बड़ा शौक लगा। और वह कहते हैं कि इतनी हालत गरीब थी कि वह हॉकी स्टिक तक नहीं खरीद सकते थे। तो वह अपने जो साथी थे उनकी स्टिक उधार मांगते थे और उससे काम चलाते थे। लेकिन जब उनके बड़े भाई का चयन टीम में हो गया, भारतीय कैंप के लिए जब उन्हें चुन लिया गया, तो उन्होंने वह स्टिक धनराज जी को दे दी और उनको नई मिल गई। तो वह स्टिक नई तो नहीं थी, लेकिन धनराज जी उस स्टिक की कीमत समझते थे कि वह मांग मांग कर खेलते थे, और आज चाहे वह पुरानी ही सही, लेकिन वह उसकी अपनी थी, तो वह उसकी कीमत समझते थे। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम
57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर 1 साल बाद ही ऑल विन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इसमें धनराज जी बताते हैं कि उन्होंने पहली बार जब खेला तब वह 16 साल की उम्र के थे और उनका टीम में बहुत दबदबा था। कोई भी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं रखता था और 1986 में सीनियर टीम में उनको डाल दिया गया और वे अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चले गए। लेकिन उनको पूरी उम्मीद थी कि 1988 में जो नेशनल गेम होंगे वहाँ उसके लिए उसे ज़रूर बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वह बहुत निराश हुए और उनका नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। तो वह बहुत मायूस हो गए। एक साल बाद ही ऑल विन एशिया कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने उसके बाद जब उसे टीम में चुन लिया गया उन्हें, तब उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत कठिन परिश्रम के साथ वो आगे बढ़ते रहे। फिर विनीता जी पूछती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो विनीता जी उनको विद्यार्थी जीवन के बारे में पूछती हैं और स्कूल के समय के बारे में पूछती हैं। धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, मगर अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो उन्होंने अपने पढ़ाई का समय बताया कि वह पढ़ने में एकदम से कम थे और जैसे तैसे उन्होंने 10वीं तक वह पहुँचे और आगे तो पढ़ना उनके बिल्कुल भी उन्हें नहीं लगता था कि मैं आगे पढ़ पाऊँगा। फिर वह कहते हैं कि जब मैं अगर हॉकी नहीं खेलता तो शायद ही मुझे चपरासी की नौकरी भी न मिलती। लेकिन आज वे बहुत गर्व से कह सकते हैं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ और शादी के लिए मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता जी अगला प्रश्न पूछती हैं, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो उनके तुनुक मिजाज के बारे में पूछती हैं कि उनका इस तरह का मिजाज क्यों है। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो वो बताते हैं कि तुनुक मिजाज क्यों था, क्योंकि उनका जीवन बहुत संघर्षशील रहा और उसी संघर्ष के कारण उनके तुनुक मिजाज के पीछे बहुत से कारण रहे। जिससे वो कहते हैं कि उनकी माँ को उनके पालन पोषण में बहुत संघर्ष करना पड़ा। हाँ, तो वह बिना किसी दिखावे वाले बातों में
कोई भी उनकी बातें दिखावे वाली नहीं होती थी। जो भी उनके मन में आता था वो कह डालते थे। और चाहे कई बार ऐसा होता था कि वो जो भी मन में आता बोल देते, लेकिन फिर बाद में पछताते भी थे। तो गुस्से मुझसे अपना गुस्सा, वो इतना उनको गुस्सा आ जाता था समय के कारण, संघर्षशीलता के कारण उनको कई बार इतना अधिक गुस्सा आ जाता था कि वह उस गुस्से पर काबू नहीं पा सकते थे। और दूसरों को उकसाने में भी मज़ा आता है उनको, कि कई बार बच्चे होते हैं एक दूसरे को लड़ाई करवाने के लिए, या दूसरों को कि उनको उस चीज़ में आनंद आता है, तो वह इस तरह के कार्य करते हैं। तो उनको भी इसी तरह अच्छा लगता था दूसरों को उकसाने में। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, यानी कि जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, जिससे कि वह चिड़चिड़े हो गए। साथ ही साथ वे बहुत भावुक इंसान भी हैं, यानी कि किसी की भी दुख दर्द और कोई इस तरह की चीज़ों को देखकर वे बहुत भावुक हो जाते हैं। मैं किसी को तकलीफ़ में, वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करते हैं, यानी कि उनको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में धनराज जी कहते हैं कि मुझे जब मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको माफ़ी मांगने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करता। फिर विनीता जी अगला प्रश्न पूछती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, यानी कि परिवार के लोग आपको क्या अहमियत देते हैं। धनराज जी, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। तो उन्होंने अपनी माँ को प्रेरणा स्रोत और भाभी को बताया है, और उन्होंने माँ को बहुत सम्मान दिया है, और वे अपनी माँ को बहुत इज्जत देते हैं। और वह चाहे कहीं भी हों, लेकिन रात को सोने से पहले अपनी माँ से ज़रूर बातें करते हैं, और उन्होंने जो संस्कार दिए हैं वह उनकी कद्र करते हैं। तो माँ और भाभी उनकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। विनीता जी अगला प्रश्न पूछती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास, एस्ट्रोटर्फ जिसे बोलते हैं, पर हॉकी कब खेली। धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्लोहो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के लिए गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। तो वह जब उन्होंने पहली बार यह वाली घास, कृत्रिम घास देखी, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और विज्ञान को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि विज्ञान इतनी तरक्की कर सकता है, तो वह उसके बारे में सोचते हैं। विनीता जी अगला प्रश्न पूछती हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई। धनराज जी, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी।
मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिले अब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिसमें मैंने सन 2000 में जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। तो उन्होंने कार के बारे में बताया कि उन्होंने 2000 में खरीदी कार, क्योंकि उससे पहले उनके पास उनके घर की परिस्थितियाँ इस प्रकार थी, तो वह अपने आप को संभलते हुए उन्हें काफ़ी टाइम लगा और उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके, क्योंकि वह एक मेहनती इंसान हैं, तो उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने घर की स्थिति को संभाला और अपनी बहन की शादी की और उन्होंने 2000 में फोर्ड आइकन खरीदी। वह उनको कोई तोहफा नहीं मिला था, वह उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। विनीता जी अगला प्रश्न पूछती हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया है, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज: कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी कि परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में मैं महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिससे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। विनीता जी अगला प्रश्न पूछती हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज: बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली, यानी कि उन्हें हॉकी से बहुत सम्मान मिला। तो ये था हमारा पाठ। इसमें साक्षात्कार था ये। इसमें विनीता जी के द्वारा इस तरह से धनराज पिल्ले से प्रश्न पूछे गए हैं और उन्होंने इस तरह से अपने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे।